आज हम आयुर्वेद के 3 स्तंभों के बारे में बात करेंगे कि ये 3 स्तंभ है क्या। 3 ऐसे पिलर्स जिनके ऊपर आपकी हेल्थ पूरी तरह डिपेंडेंट है। वो तीनों अगर ठीक रहते हैं तो आप एकदम फिट रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं, तगड़े रहते हैं। और अगर इन 3 स्तंभों में से एक भी बिगड़ा या एक से ज्यादा सारे भी बिगड़े तो आप बहुत बीमार हो सकते हैं और आपकी पूरी हेल्थ सिस्टम आपका खराब हो सकता है। आहार के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि इसे महाऔषध कहा गया है। महाऔषध यानी कि जो औषध है, जो हमारी दवाई हम किसी बीमारी में देते हैं, उससे भी इंपॉर्टेंट रखा गया है। आजकल लोग ओवर ईट कर लेते हैं, खाना ज्यादा खा लेते हैं, तो उससे भी कोई बीमारियां होती हैं? जी हाँ, जब आप ओवर ईट करेंगे, आयुर्वेद में कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित, यानी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड फॉर यू। जो लोग कहते हैं कि एक चीज खा लो आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, क्या वो नहीं होता? वो बिल्कुल गलत है। देखिए, सारी बीमारियां ठीक करने का ऐसे कोई कंसेप्ट है ही नहीं कि हाँ एक चीज से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आयुर्वेद में कंसेप्ट कहा जाता है सर्वरस सेवन, कि आपको सभी प्रकार के रसों का सेवन करना चाहिए। 6 प्रकार के रस बताएंगे कि जो आपके आहार को पचाने में हेल्प करता है और उसके न्यूट्रिशन को आपके बॉडी के मिन्यूट चैनल स्रोत तक पहुंचाता है, उससे पानी कहते हैं। 2 रोटी भी जो बंदा खाता है ना, उसमें इतनी ताकत होती है कि आपको बहुत ताकतवर बनाते हैं। वो आपको पूरा न्यूट्रिशन दे सकती है। कई लोग कहते हैं कि हाँ जी मैं बहुत न्यूट्रिटिव चीजें खाता हूं, मेरी तो जी सेहत नहीं बनती, तो वो वहां पे आपकी अग्नि खराब है। वहां आप क्या कर रहे हो कि आप खा रहे हो, या तो आपकी अग्नि विषम है या बहुत ज्यादा बड़ी हुई है कि वो भस्म ही कर देती है, जिसको उसको भस्मक रोग कहते हैं आयुर्वेद में। जैसे मान लीजिए आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स हैं, 120 दिन का उनका लाइफ स्पैन है, 120 दिन के बाद वो नए आ जाएंगे। ऐसे ही हर सेल की एक लाइफ है, कुछ टाइम के बाद वो नया आ जाता है। तो ये जो नया बनने की जो प्रक्रिया है, ये होती है जब आप सो रहे होते हैं। तो अगर आप ब्रह्ममुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं तो कम से कम आप जैसे सूर्योदय के समय तो उठ जाइए एटलीस्ट। तो इस तरह से अगर आप चलते हैं तो आपकी बॉडी में जो तीनों दोष हैं वो बैलेंस अवस्था में रहते हैं। और नींद का ना सिर्फ आपके शरीर के ऊपर इफेक्ट रहता है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। हमारी पॉडकास्ट की श्रृंखला चल रही है आयुर्वेद से मोक्ष तक, जिसका आज 2nd एपिसोड है। आज हम इस पे बात करेंगे कि आयुर्वेद के ऐसे 3 पिलर्स कौन से हैं जो जिसपे कि हमारी हेल्थ रिलाई करती है। 3 स्तंभ कौन से है जिसपे हमारी सेहत रिलाई करती है। इस पे हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर। डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर आयुर्वेदाचार्य हैं, जो कि बहुत सारे वेल नोन हॉस्पिटल्स में आयुर्वेदाचार्य कंसल्टेंट काम कर चुके हैं और सीनियर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं और फाउंडर हैं मोक्ष आयुर्वेदा के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। नमस्कार, D5 चैनल देख रहे सभी दर्शकों को। हमारी को होस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वंदना जी। वंदना जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के 3 स्तंभों के बारे में बात करेंगे कि ये 3 स्तंभ है क्या। आयुर्वेद के 3 स्तंभ यानी कि 3 ऐसे पिलर्स जिनके ऊपर आपकी हेल्थ पूरी तरह डिपेंडेंट है। वो तीनों अगर ठीक रहते हैं तो आप एकदम फिट रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं, तगड़े रहते हैं। और अगर इन 3 स्तंभों में से एक भी बिगड़ा या एक से ज्यादा सारे भी बिगड़े तो आप बहुत बीमार हो सकते हैं और आपकी पूरी हेल्थ सिस्टम आपका खराब हो सकता है। तो ये जो 3 स्तंभ हैं, जो 3 पिलर्स ऑफ योर हेल्थ हैं, इनको नोट कर लीजिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है आहार। जी हाँ, आपकी डाइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 2nd नंबर पर है निद्रा यानी कि नींद, स्लीप, जब आप सोते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक 2nd पिलर है आपकी हेल्थ की रिगार्डिंग। 3rd है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी टर्म है जिसको बड़े ही संकीर्ण मानसिकता के साथ लिया जाता है। नहीं, ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा वर्ड है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ब्रह्मचर्य का मीनिंग है सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, आत्म संयम। तो जिसने इन 3 स्तंभों को, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य को साध लिया बिल्कुल और इनके अकॉर्डिंग अपने जीवन यापन किया, कोई कारण नहीं है कि वो बंदा बीमार होगा या उसे कोई किसी प्रकार का रोग लगेगा। और अगर बाय चांस कोई रोग आ भी गया तो वो यूं निकल जाएगा कि जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं है। हम पहले स्तंभ के बारे में बात करेंगे, आहार के ऊपर। आहार कितना महत्वपूर्ण है हमारी सेहत को लेकर? जैसे आयुर्वेद में क्या बताया गया कि आहार कैसा होना चाहिए?
देखिए, आहार हमारे शरीर का, हमारी हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जैसे मैंने बताया है। एंड आहार के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि इसे महाऔषध कहा गया है। महाऔषध यानी कि जो औषध है, जो हमारी दवाई हम किसी बीमारी में देते हैं, उससे भी इंपॉर्टेंट रखा गया है कि अगर आपने आहार ही अच्छा रखा है, अपने डाइट अच्छी खा रहे हैं, कुछ गलत चीज नहीं खा रहे हैं, तो वही सबसे बड़ी औषध का काम करती है। आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे, आपको हम डॉक्टर्स के पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने आहार ही अच्छा रखा। तो आहार को महाऔषध कहा गया। इसके अलावा आहार से ही आपका जीवन है, आपकी डाइट से ही आपकी जितनी भी बॉडी में 7 धातुएं हैं, रस है, रक्त है, मांस है, अस्थि है, बोन है, आपके टिश्यूज हैं, आपके ऑर्गन्स हैं, आप जो खाते हैं उसी से बनते हैं, उसी के डिसइंटीग्रेशन से आगे वो आपके ब्लड में जाता है, आपकी सभी धातुओं को पुष्ट करता है, आपके शरीर को बनाता है। तो आहार के ऊपर ही आपका पूरा शरीर, आपका पूरा व्यक्तित्व जो है, आप क्या खाते हैं उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो इसलिए आहार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, आहार कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार की डाइट्स होती हैं? देखिए, आहार जो है ना, ये असंख्य है, इनफाइनाइट। हमारी इस प्लेनेट पे, धरती पे हम रह रहे हैं, अनगिनत देश हैं, अनगिनत लोग हैं, और हर एक जगह का, हर एक देश का, हर एक जगह का अपना अलग कल्चर है, अलग सभ्यता है। तो हमारी बॉडी में ना एक खास क्वालिटी होती है जिसे एडेप्टेबिलिटी कहते हैं, कि जिस फूड कल्चर में आपने जन्म लिया है, जिस देश में आपने जन्म लिया, और वहां का जो फूड कल्चर होता है, जो आपको बचपन से आपकी माँ बाप आपकी जो खिलाना शुरू कर देते हैं, आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना शुरू कर देती है। अब कई कल्चर्स में हमने देखा है प्योर वीगन फूड ही खाते हैं, प्योर वेजिटेरियन ही खाते हैं, कुछ में मांस ही खाते हैं, और कुछ में हमने देखा कच्चा मांस तक खाते हैं, कुछ कुछ देशों में सी फूड ज्यादा खाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेती है उस चीज को, और हमारी बॉडी उसी से ही न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देती है। और इसके अगर हम बात करें कि टाइप्स, तो डिफरेंट डिफरेंट देशों में इसकी अलग अलग धारणा होने के कारण ये असंख्य प्रकार का हम इसे कह सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि रीजन वाइज जो है डिपेंड करता है बॉडी पे, उस जिस रीजन में आप रह रहे हो वहां का फूड आपको खाना चाहिए। जी हाँ, जो लोकल है, फ्रेश है और सीजनल है, ये फूड हर बंदे के लिए बेस्ट है जो उस जगह पे रह रहा है। हमें फिट रहने के लिए कितनी मात्रा में खाना खाना चाहिए? देखिए, कितनी मात्रा में खाना खाना है, इसके बारे में हर पेशेंट अलग है, क्योंकि हर बंदे का शरीर अलग है, हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति अलग है, हर बंदे का वेट अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी मात्रा हम इस तरह डिफाइन नहीं कर सकते कि कितने ग्राम्स में खाना है। हाँ, हम इसका एक कोर जनरल फॉर्मूला मैं बता रहा हूं कि आपने अपना पेट देखना है, आपने अपने कोर पेट की एक कैपेसिटी देखनी है कि आपको कितनी भूख लगती है। तो आपने अपनी जो कैपेसिटी है ऑफ ईटिंग, उसको आप 100% अगर मान के चलिए, तो उसका आधा यानी कि 50% जब आप अन्न खाने लगते हैं, आप जो भी अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, तो उसमें जो भी आपने सॉलिड फूड जो रखना है, वो अपनी पेट का 50% रखना है। अब कई लोग क्या करते हैं, गले तक भर के खा लेते हैं, वो वाला काम नहीं करना है। तो आप 50% जो है सॉलिड फूड रखेंगे, एंड द 25% जो रह गया, 1/4 हिस्सा जो उसका रह गया, वो आपने लिक्विड्स के लिए रखना है, जिसमें आपकी जो चाहे लिक्विड कोई ग्रेवी है, चाहे आप सिरप ले रहे हैं, चाहे सूप ले रहे हैं, चाहे जूस ले रहे हैं, चाहे आप पानी ले रहे हैं, वो सारा लिक्विड्स के अंदर आ गया, वो रहेगा 25%। अब जो बाकी का 25% रह गया, वो आपने छोड़ देना है। अब वो खाली नहीं रहेगा। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप भूखे रह जाएंगे 25% छोड़ने से। आपके पेट में वायु का भी एक स्थान होता है, तो वायु के लिए अगर आप स्थान छोड़ेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, तभी वो आपकी अग्नि अच्छे से उसे पचा पाएगी। अब इसका एक आपको एग्जाम्पल ही समझाते हैं। आप मिक्सी में जब आप कुछ ग्राइंड करने के लिए डालते हो, अगर आप उसे ऊपर तक टॉप नॉच भर दो, वो चलती है क्या? नहीं। एक तो चलती नहीं है, और अगर आप उसके धक्के से चलाओगे तो क्या होगा, आपकी मोटर खराब होगी और वो चीज भी अच्छे से ग्राइंड नहीं होती। तो सेम हैपेंस विद योर स्टमक। तो आपको अपनी बॉडी में 25% आपको पेट का में छोड़ना पड़ेगा वायु के लिए, ताकि वो फूड अच्छे से मूव हो सके, ग्राइंड कर सके, और आपकी अग्नि भी समावस्था में रहे, उसे पचा सके। तो इस हिसाब से आप अपनी डाइट खाएंगे तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे। आजकल लोग ओवर ईट कर लेते हैं, खाना ज्यादा खा लेते हैं, तो उससे भी कोई बीमारियां होती हैं? जी हाँ, जब आप ओवर ईट करेंगे, आयुर्वेद में कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित, यानी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड फॉर यू। अगर आप कुछ भी चीज अति में खाएंगे, तो अगर आप पानी भी अति में पिएंगे, कोई भी चीज खाएंगे,
तो क्या करेगी आप, अब जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में जो हमारा हुआ था, हमने बताया था कि दुनिया में जितने भी द्रव्य हैं ना, जो भी चाहे खाने के हैं, चाहे वो जीवित हैं, चाहे मृत हैं, वो सारे पंचमहाभूत से बने होते हैं। हर एक में उनकी अलग अलग रेशो रहती है। तो जब आप किसी चीज को खा रहे हैं तो उसमें कोई स्पेसिफिक महाभूत ज्यादा है, मान लीजिए उसमें पार्थिव अंश ज्यादा है या किसी में अग्नि महाभूत ज्यादा है, तो अगर आप एक ही चीज को खाएंगे तो उसमें जो महाभूत डोमिनेंस रखता है वो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपके दोष बढ़ जाएंगे और दूसरे क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो इसी बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लोग कहते हैं, जैसे कई वीडियोस में भी हम कई बार देखते हैं कि हाँ जी ये चीज खा लीजिए इतने दिन तक तो आप फिट हो जाएंगे, या ये चीज खा लीजिए इट्स अ सुपर फूड, एक ही चीज के ऊपर। तो वो कंसेप्ट गलत है। आयुर्वेद में कंसेप्ट कहा जाता है सर्वरस सेवन, कि आपको सभी प्रकार के रसों का सेवन करना चाहिए। 6 प्रकार के रस बताए गए जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। मतलब जो लोग कहते हैं कि एक चीज खा लो आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, क्या वो नहीं होता? वो बिल्कुल गलत है। देखिए, सारी बीमारियां ठीक करने का ऐसे कोई कंसेप्ट है ही नहीं कि हाँ एक चीज से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। वो सिर्फ जस्ट व्यूज लेने के लिए हो सकता है, लेकिन वो पेशेंट को ठीक करने का उससे कोई कंसर्न नहीं है। आप कोई भी चीज है उसको एक सही मात्रा में एक बैलेंस फॉर्म में लीजिए और उसको बदलते रहिए। सर्वरस सेवन में आप उसको बदलते रहेंगे तो आपकी बॉडी में ना कोई धातु बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ना कोई बहुत ज्यादा कम रहेगी, बैलेंस रहेगी और आपकी बॉडी में वो ताकत भी रहेगी कल को पचा सके। अब जैसा कि अभी आपने बात किया कि सारी चीज बराबर मात्रा में खानी चाहिए, लोग अक्सर डाइटिंग करते हैं और आज के जमाने में तो डाइटिंग बहुत ज्यादा की जाती है और वो कम खाने के चक्कर में भी बीमार रहते हैं। ज्यादा खाने की बात आपने करी है, वो तो कम खाने के चक्कर में भी बीमार रहते हैं। देखिए, ये भी गलत चीज है कि अगर आप बहुत ज्यादा भूखे रह रहे हैं, जैसे मैंने बताया आहार के ऊपर ही हमारी हेल्थ डिपेंड करती है। आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन भी चाहिए। अगर आप एक्सेस करते हैं तब भी दिक्कत करेगा, अगर आप बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, स्टार्विंग में चले जाते हैं, तो भी आपको दिक्कत ही करेगा। ऊपर से जो हमारी डाइजेशन फायर है, जिसको हम अग्नि कहते हैं, जठराग्नि, जो हमारे पेट में होती है, जो कोई भी हम अन्न खाते हैं, कोई भी चीज खाने के लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करने का काम करती है। तो हमारी जो अग्नि है ना, जब हम बहुत देर तक भूखे रहेंगे तब भी वो विषम होती है, बहुत ज्यादा हम एक्सेस में खा लेते हैं तब भी वो विषम होती है। तो हमें उसे समाग्नि रखना है, यानी कि इसे बैलेंस फॉर्म में रखना है। अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगी, अगर आप बहुत ज्यादा देर तक भूखे रहेंगे तो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उससे वीकनेस आएगी, उससे भी आपको मंदाग्नि हो सकती है। मंदाग्नि यानी कि आपकी बॉडी में जो डाइजेशन फायर है वो कम हो गई। अब आप कुछ खाएंगे वो अच्छे से पचेगा नहीं, जो पचेगा नहीं वो क्या होगा, उसको कहते हैं आम। आम यानी कि जो आपने कुछ खाया वो अच्छे से पचा नहीं और वो अंदर ही अंदर सड़ रहा है, अंदर अंदर सड़ रहा है और वो निकला भी नहीं है, वो निकला भी नहीं है, वो सड़ के आपकी जो अंदर धातुएं हैं, आपकी बॉडी की जो चैनल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, उनमें घूम रहा है और वहां पे जाकर क्या करेगा, जो आपके वाइटल ऑर्गन है वहां पे टॉक्सिसिटी करेगा। तो जैसे कई रोग हैं जो आम से रिलेटेड हैं, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं, गठिए के, सुबह उठते ही आप देखना गठिए के जो पेशेंट हैं सुबह उठते कहेंगे हाँ जी हमारे हाथ ऐसे अकड़ जाते हैं, तो वो सारा आम के कारण होता है, क्योंकि इनकी बॉडी में आम इतना ज्यादा बड़ा हुआ है, वो जो मिन्यूट चैनल्स होती हैं उनमें कम्युलेट कर जाता है। कम्युलेशन होने के कारण वहां पर वो स्टिफनेस करेगा। तो आपको अपने अग्नि बल का ध्यान रख के खाना खाना है, बहुत ज्यादा देर भूखे नहीं रहना है और बहुत ज्यादा नहीं खाना है, एक सम मात्रा में खाइए जिससे आपको एक कंसिस्टेंट लेवल पर एनर्जी मिलती रहे। ये ऐसे ही है जैसे आप गाड़ी बहुत तेज भगाएंगे तो क्या होगा, आपको एवरेज कम मिलेगी और इंजन पे भी लोड पड़ेगा और गाड़ी पलटने की भी संभावना रहती है। तो आपको एक नॉर्मल फ्लो रखेंगे तो वैसे ही है जैसे आप पेट्रोल का नॉर्मल फ्लो रखते हो एक 50-60 की स्पीड के ऊपर, वैसे ही अगर आप बीच बीच में थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना खाते हैं तो आपकी अग्नि के लिए उसे पचाना आसान रहता है और आपके पास एक कंसिस्टेंट लेवल ऑफ एनर्जी फ्लो लगातार बना रहता है, जिससे आपकी धातुएं भी स्ट्रांग रहती हैं और आपको कभी बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं फील होती और आपको कभी भी इंडिजेशन भी नहीं होता। खाना खाने का भी कोई टाइम बताया गया आयुर्वेद में कि इस टाइम खाना खाओ आप सही रहेगा, या बाद में खाओ ना खाओ, ऐसा कुछ बताया गया आयुर्वेद में? देखिए, जो भी आपने खाना खाना है आपकी बॉडी क्लॉक के हिसाब से खाना है, ठीक है। आप किसी भी टाइम पे खाना शुरू कर दीजिए, आपकी बॉडी उसी टाइम पे रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी, उसी टाइम पे आपको भूख भी लगना शुरू करेगी, उसी टाइम पे आपको दिल भी करेगा खाने का। लेकिन अगर आपने उसे स्किप कर दिया, या तो बहुत पहले खा लिया या बहुत बाद में खा लिया, वो विषम अग्नि करता है, यानी कि आपके डाइजेशन फायर को खराब करता है और उससे क्या होगा, आपको पचेगा भी नहीं,
आपको इंडिजेशन होगा, गले में जलन, जहां छाती में जलन, मुंह में बार बार लार आना, या ऐसे फील होगा कि जैसे जी कच्चा हो रहा है, उल्टी जैसा, तो वो सारा तभी होता है। अगर मान लीजिए आपने किसी टाइम पे आप मील स्किप कर गए या आपको खाने का टाइम नहीं लगा, तो आप जो थर्ड टाइम पे आप खाते हैं उस टाइम पे खाना खाइए। आप एक साथ फिर ओवर ईट मत करिए उस चीज को, या बीच में मत खाना शुरू करिए, क्योंकि उस टाइम पे आपके डिजेस्टिव जूसेस बनेंगे नहीं और उस टाइम पे आपका वो खाना पचने नहीं वाला। तो अपनी एक टाइमिंग जरूर होनी चाहिए आपके खाने की, कि आपने इस टाइम पे ही खाना लेना है। वैसे अक्सर कहते हैं कि शाम को 7 बजे के बाद में, यानी सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। अक्सर आयुर्वेदाचार्य जो होते हैं वो यही कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आपको सूर्यास्त के बाद तो नहीं खाना खाना चाहिए, और दूसरा, सूर्यास्त के बाद आपको कोई भी कफवर्धक आहार नहीं लेना है, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कफ बढ़े। तो क्योंकि फिर वो रेशा करेगा। अब हम ज्यादातर देखते हैं रात को ही लोग ज्यादातर कोई पिज्जा खा रहा है, कोई मैदे से बनी चीजें खा रहा है, फिर वो क्या करेंगे, आपकी चैनल्स को क्लॉग करेंगी। आपने अलग अलग प्रकृतियां बताई थी, तो उसमें कौन सा आहार खाना चाहिए, कौन सी प्रकृति वाले को? देखिए, प्रकृतियां भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिनमें से मेन जो हमारे जो दोष हैं, वात, पित्त एंड कफ हैं, उनके कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्रकृतियां बनती हैं, और प्लेन होने से भी अलग अलग बनती हैं। तो जिसको अपनी प्रकृति का ना पता हो, वो हमारा प्रीवियस एपिसोड, जो एपिसोड 1 था, उसको देख ले। उसमें हमने काफी डिटेल डिस्कशन किया था कि किस किस प्रकृति में कौन कौन से लक्षण होते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी खुद की प्रकृति कौन सी है। अब हर बंदे की प्रकृति अलग है दूसरे से, तो किस प्रकृति में कौन सा खाना खाना है, इसका एक कोर फंडा आपको बता रहा हूं। कोर इसका फॉर्मूला यह है कि आपकी जो प्रकृति है, आपको उससे ओपोजिट आहार विहार करना है। आहार भी और विहार भी। विहार यानी कि आपका आचरण, आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कैसे चलते हो, कैसे आपका डेली रूटीन रहता है, और आहार जो आप खा रहे हो। तो फर्ज कीजिए आप वातज प्रकृति के हैं। वातज प्रकृति में मैंने उसके लक्षण बताए थे कि पेशेंट बहुत वीक होता है, पतला होता है, हड्डियां पतली होती हैं, बहुत फास्ट बोलने वाले होते हैं, है ना। तो ये सारे जो लक्षण जो वातज प्रकृति वाले होते हैं, तो जिनको ही वातज प्रकृति है, इनको वातज प्रकृति के ओपोजिट खाना खाना है, यानी कि जो कफवर्धक आहार। तो इनमें क्या करना है, आपको ऐसा खाना खाना है जो सुपाच्य हो, इजी टू डिजेस्ट हो। तो ऐसा खाना खाएंगे तो वात दोष कम रहेंगे। जैसे वात शामक, जैसे तिल है, तिल बहुत अच्छे वात शामक हैं, तो इनको हम अपनी डाइट में शामिल करेंगे। जो भी हमारे घी है, जो हमारी अच्छी न्यूट्रिटिव चीजें हैं, तो इनको अगर लेंगे तो हमारी बॉडी में वात शांत रहेगा। अब जैसे पित्तज प्रकृति है, पित्तज प्रकृति में अग्नि अंश बहुत ज्यादा रहता है, बॉडी में जलन रहना, गर्मी रहना, ऐसी चीजें रहेंगी। तो इनमें हमें क्या करना है कि बहुत ज्यादा गर्म चीजें भी नहीं लेनी है और बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं लेनी है, हमें समावस्था में लेनी है, और हल्की सी लाइट चीज लें तो ज्यादा रहेगा अच्छा उसमें। तो इसमें हमें क्या रहेंगे, शीतल हमें चीजें लेनी पड़ेंगी। बहुत ज्यादा गर्म चीजें लेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में खारिश, जलन, ऐसी समस्या होनी शुरू हो जाएगी। कफ, जो कफज प्रकृति वाले हैं, इनमें क्या होता है, ये थोड़े मोटे से होते हैं, थोड़े हैवी वेट रहता है, हड्डियां भारी होती हैं, बाल भारी होते हैं, और इनको कफज रोग होते हैं, मोटापा रहता है, सांस की समस्या, अस्थमा की समस्या, तो ये सारे कफज रोग आ गए। तो इनमें इनको क्या करना है कि कफ शामक जो आहार है, बहुत ज्यादा घी का सेवन ना करें, बहुत ज्यादा हैवी चीजें ना खाएं, बहुत ज्यादा मीठा ना खाएं। तो इनको ऐसी चीजें खानी है जो कि टाइम लें डिजेस्ट होने में, लेकिन वो आपकी बॉडी में एसिमिलेट ना करे, जिसको कहते हैं गुरु और अपतर्पण, के हमने ऐसी चीज खानी है जो बॉडी टाइम लेती है डिजेस्ट करने में, लेकिन एसिमिलेशन नहीं करेगी, आपको मोटा नहीं करेगी, आपकी बॉडी में कफ को नहीं बढ़ाएगी। तो ऐसी चीजें खा सकते हैं। तो आपको अपनी प्रकृति के विपरीत आहार विहार करना है, तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे। खाने पीने की बात तो सभी करते हैं, लेकिन उनको पकाने के बारे में भी बात कम करते हैं। यहाँ तक कि बर्तनों की बात तो बिल्कुल ही नहीं की जाती है। बहुत कम 1 या 2 लोग बात करते होते हैं बर्तनों की, लेकिन देखा जाए तो जिन बर्तन में पकाए जाते हैं उसका तो बहुत अहम रोल होता है। तो वो बर्तन कौन से होने चाहिए? जी हाँ, आयुर्वेद में बर्तनों के बारे में अभी स्पेसिफिक बताया गया कि आपको किस बर्तन में खाना खाना चाहिए, किस बर्तन में पकाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि किस में नहीं खाना है, पहले मैं उस पे आ जाता हूँ। देखिए, जो आजकल चल रहा है प्लास्टिक्स, सिरेमिक हो गए, प्लास्टिक हो गए, या फिर जो बोनी चाइना भी कहते हैं ना, तो आजकल ट्रेंड है कि भाई घर में गेस्ट आ जाए तो बोनी चाइना तो स्पेशली निकालते हैं, वैसे चाहे हम स्टील के बर्तन, देखने में सुंदर लगते हैं, स्टेटस सिंबल मान लिया। लेकिन ये तीनों मैं कहूं क्रॉस नहीं लेने हैं। क्यों? अब रीजन ये है, पहली चीज प्लास्टिक की बता देता हूं।
प्लास्टिक्स की एक फीचर रहता है कि हमारे जो फूड है ना उसमें डिसोसिएट हो रही है। इवन के जो लोग पैकेज्ड वाटर पीते हैं, बॉटल में जो आता है ना पानी, तो इनमें भी माइक्रोप्लास्टिक रिसर्च में आ चुका है कि इनमें माइक्रोप्लास्टिक आपकी बॉडी में धीरे धीरे नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में प्लास्टिक जा रहा है, जो आपको कल को कोई ना कोई आपका ऑर्गन फेलियर या डैमेज कर सकता है। तो इस चीज से बचना है आपको, इसलिए प्लास्टिक्स में खाना बंद करें। दूसरा, जो आप कहते हैं बोनी चाइना में जो आप खाते हैं, तो जब इनके ऊपर पॉलिश करी जाती है, इनके ऊपर डिजाइन बनाए जाते हैं, तो बहुत ऐसी डाइज का इस्तेमाल किया जाता है जो आपके लिए अच्छी नहीं है। उनमें लेड और भी बड़े तरह के जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो जब इनमें खाते हैं तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। और शास्त्रों की भी एक बात बताऊं तो जो मिट्टी के बर्तन है ना, इनमें खाना अलक्ष्मीकर कहा गया कि दरिद्रता का कारण होता है, तो इनमें ना खाएं। और सबसे अच्छी चीज अगर आप कहें कि हाँ किस में खाना चाहिए, तो धातुओं के बारे में बताया गया कि आप मेटालिक जो है बर्तन उनका यूज करिए। अब मेटल्स में जो सबसे बेस्ट बताएगी, आप जितने आज से 30-40 साल पीछे चले जाते हैं हम, तो हमारे बर्तन किस चीज के होते थे? पीतल के होते थे, कांसे के होते थे, अलॉयज होती हैं ये, तो इन तांबे के होते थे। हालांकि तांबा कुछ कुछ चीजों में हम मना करते हैं, पर जो बेस्ट हम कहें ना कि सबके लिए अच्छा रहेगा, वो पीतल और कांसे के बर्तन सबसे बेस्ट रहेंगे। आज के हिसाब से करें जो हमारे कॉस्ट वाइज भी इफेक्टिव रहता है, तो स्टील भी बहुत अच्छी मेटल है जो कि रिएक्ट नहीं करती है। तो ये तीन जो धातु है ना, स्टील, कांसा, पीतल, ये आपके खाने के लिए, बनाने के लिए भी, और जब आप खाना खाने बैठते हैं, चाहे गर्म चीज हो ठंडी चीज रिएक्ट नहीं करेगी, आप इनमें खाना खा सकते हैं। और एल्यूमिनियम का प्रयोग बंद करें। एल्यूमिनियम के साथ प्रॉब्लम यह है, एल्यूमिनियम डिसोसिएट होती है आपके खाने में। जब आप कोई गर्म खाना बनाते हैं उसका वेट कम होता है, और वो भी कल को रीनल टॉक्सिसिटी करती है, आपकी किडनी डैमेज करती है। तो बर्तन आपको पता लग गए हैं कि आपने कौन कौन से यूज करने हैं, तो अभी अपनी किचन में जाइए और देखिए कौन कौन से बर्तन आपके जो हैं वो खराब हैं, तो उनको अपनी किचन से बाहर कीजिए और अपनी किचन में पीतल, कांसा, स्टेनलेस स्टील, इन बर्तनों को शामिल कीजिए। तो आप अब देखेंगे कि आपकी हेल्थ बेटर होना शुरू हो गई है, और आपको किसी भी प्रकार की जो बर्तनों के कारण टॉक्सिसिटी आती है वो आपके फूड में नहीं आएगी। वैसे यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, पुराने समय में अगर हम देखें तो बर्तनों में कलाई करी जाती थी, तो उसका क्या रीजन होता था, उसकी क्या वजह होती थी? तो देखो, उसका ये रीजन रहता है क्योंकि कुछ हमारे फूड्स ऐसे हैं जो रिएक्ट करते हैं जिससे मेटल खराब होती है, तो मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए और ताकि किसी तरह की फूड टॉक्सिसिटी ना हो, तो वो करना अच्छी चीज है। उससे आपका मेटल की लाइफ है वो भी अच्छी रहती है, तो वो आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे विरुद्ध आहार पे। कौन कौन से डाइट कॉम्बिनेशंस हमारे लिए बुरे होते हैं? देखिए, विरुद्ध आहार का मीनिंग ये है कि अगर आप दो डाइट्स ऐसी हैं, कुछ ऐसे दो फूड हैं जिनको आप अगर अकेले खाते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उनको एक साथ खा लेते हैं तो उनके जो आपस में कॉम्बिनेशन बनता है, कैसा रिएक्शन बनता है, जो कि एक विष के समान होता है। वो विष बहुत ज्यादा होगा तो आपको इंस्टेंटली बीमार कर देगा। अगर वो अल्प मात्रा में, कम मात्रा में होगा तो वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में एक्युमुलेट करता जाएगा और आपको 5 साल 10 साल के बाद आपको बीमार करेगा। पर बीमार तो उसने करना ही है, तो उसको कहते हैं विरुद्ध आहार। अब विरुद्ध आहार में अलग अलग चीजें हैं। संयोग विरुद्ध है कि कॉम्बिनेशन अलग बन गया, काल विरुद्ध है, ठीक है, तो ऐसे अलग अलग है। तो इसमें मैं कुछ मेन कॉम्बिनेशन बताता हूं जिनसे आपको बचना है। अति शीत अति उष्ण कहते हैं, तो बहुत गर्म चीज और बहुत ठंडी चीज। एक तरफ से गरम गरम पकौड़े खा रहे हैं, साथ में एकदम ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक। आजकल शादियों में ज्यादा देखा गया है कि एक साइड आइसक्रीम ले लेंगे, एक साइड रख लेंगे, गुलाब जामुन रख लेंगे। ये दोनों जो चीजें हैं जो ऐसे विरुद्ध आहार हैं, इनके खराब कॉम्बिनेशंस आपको बीमार करते हैं। इसके अलावा सब लोग जानते हैं दूध के साथ मछली या नॉन वेज का सेवन करना, ये आपको सीधा सीधा ब्लड टॉक्सिसिटी करता है, आपका रक्त दूषित कर देता है, जिससे आपको स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो देसी घी है उसके साथ अगर शहद को बराबर मात्रा में लेते हैं, ये भी आपकी ब्लड टॉक्सिसिटी करता है, आपकी बॉडी में पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, आपको एकदम से बॉडी में गर्मी कर सकता है। तो इन चीजों से आपको बचना है। बहुत ज्यादा खट्टी चीजें और बहुत ज्यादा मीठी चीजें, इनको साथ में लेना। और आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है कि फ्रूट्स का शेक बना के ले लेते हैं दूध के साथ, तो अगर उसमें कोई खट्टा फ्रूट है वो दूध के साथ उसका कॉम्बिनेशन बहुत खराब बन रहा है। तो आपको इन चीजों से बचना है। और पैक्ड फूड आइटम्स जो हैं वो सबसे बड़ा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल्स हैं, बासी अन्न है वो एक तरह से। तो इन चीजों से आपको बचना है। ये सारे विरुद्ध आहार है।
वो आपको आज नहीं तो कल आपको कोई ना कोई बीमारी जरूर देंगे। तो आप इन फूड्स को अपनी किचन से बाहर कीजिए, या फिर आप इनके कॉम्बिनेशन से बचिए कि एक साथ ना खाएं कम से कम, तो आप इनसे होने वाली बीमारियों से बचे रहेंगे। विरुद्ध आहार खाने से कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं हमें? देखो, विरुद्ध आहार से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। हम बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ज्यादातर जो ब्लड टॉक्सिसिटी के कारण होते हैं रोग, जो जिनमें स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, वो इसमें सबसे ज्यादा होते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी होना, फोड़े फुंसियां होना, छाले हो जाना, और आपको बार बार जैसे कोई बॉडी में पेन्स रहना, कि आपको बिना किसी बात के पेन रहती है बॉडी में, या फिर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होना जहां पे आपकी इम्यूनिटी डिसरप्ट हो जाती है, ऑटोइम्यूनिटी के रोग हो जाते हैं जिसमें आपके गठिया है, या बार बार आपका कोई गला खराब हो जाता है, ऐसी बहुत सी चीजें। तो ये सारे होते हैं आपके विरुद्ध आहार के कारण। जब आप ऐसे रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस लेते हो तब आपको इन बीमारी होती है, तो आपको इनसे बचना चाहिए। खाने के बारे में तो हमने बात कर ली, अब हम पानी के बारे में बात करेंगे। पानी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, पानी हमारे आहार से अलग नहीं है, आहार का ही एक हिस्सा है। जैसे मैंने बताया कि आपने अपने पेट का जो 50% है वो अन्न रखना है, 25% आपने पानी रखना है, और 25% वायु रखना है। तो जो 25% है वो आपने जो भी जलीय अंश रखना है, जो भी आपने लिक्विड फॉर्म रखना है, वो आपका पानी रहेगा। तो अब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी जितनी भी धातुएं हैं उनकी पुष्टि करता है पानी, वहां तक मिन्यूट चैनल्स तक वो लिक्विड फॉर्म में ही, द्रव फॉर्म में ही पहुंचाता है। और आयुर्वेद में एक बात कही है, सुखम पचती आहार। कई लोग कहते हैं ना कि भाई खाने के साथ पानी नहीं पीना है, इतना पी लिया तो ये हो जाएगा, वो नहीं, सब ये सब। यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि पुराने जमाने में तो लोग लोटा लेके साथ में बैठते थे पानी पीने के लिए। जी बिल्कुल। तो देखिए, बहुत एक्सेस में नहीं पीना है और बिल्कुल बंद नहीं करना है। आप अपने जरूरत के हिसाब से साथ साथ पानी पी सकते हैं। इसके लिए कहते हैं सुखम पचती आहारम, कि जो आपके आहार को पचाने में हेल्प करता है और उसके न्यूट्रिशन को आपके बॉडी के मिन्यूट चैनल स्रोतस तक पहुंचाता है, उससे पानी कहते हैं। तो पानी का ये काम है। तो आप बिल्कुल बंद करेंगे तो आपको गले में निगलना मुश्किल हो जाएगा, आपके पेट के लिए उसे पचाना मुश्किल हो जाएगा। तो 25% देयर मस्ट बी वाटर, और वो आपका अच्छे से आपकी बॉडी को, आपको आपके पेट को डिजेस्ट करने के लिए आसान रहता है। तो आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं। पानी कैसा पिए, गर्म पिए या ठंडा पिए? देखिए, अलग अलग आपकी जो ऋतु है, अलग अलग बीमारी है, अलग अलग आपकी प्रकृति है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि आपने पानी कैसा पीना। जनरली गर्मियों में हमें ठंडा पानी थोड़ा अच्छा लगता है, और सर्दियों में थोड़ा सा उष्ण। ये तो रहा आपका आपकी ऋतु के हिसाब से। अब आते हैं कि किस बीमारी में हमें ठंडा पानी पीना चाहिए। सबसे पहले ठंडे पानी की बात करूं, पीने में बड़ा अच्छा लगता है, गर्मियों में हम पी सकते हैं, ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखिए एक्सट्रीमली चिल्ड चीज ना हो। बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली चिल्ड जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं पित्त बढ़ा देता है। कई लोग कहते हैं जी हमने तो कुछ तीखा नहीं खाते, हमारे मुंह में फिर भी छाले हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा आइस डाल के पिएंगे, तो उससे भी आपके मुंह में छाले हो जाते हैं। जो आइस है ना, वो बर्न कर देती है एक तरह से आपके मुंह का म्यूकोसा, और उससे आपको जलन होती है। तो आप उस चीज का ध्यान रखें, बहुत एक्सट्रीमली चिल्ड ना हो। हल्का ठंडा पानी आप कह सकते हैं, तो उसको आप पी सकते हैं। अब वो किस किस बीमारी में आपके लिए अच्छा है। एल्कोहलिज्म, जो शराब पीने के शौकीन है और बहुत ज्यादा शराब पी लेते हैं, वैसे शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण आपको हर वक्त ऐसे हैंगओवर ही रहता है, आपकी आंखें नहीं खुलती हैं, आप डिसओरिएंटेड से फील करते हो, तो ठंडा पानी पीना उसमें अच्छा रहता है। तृष्णा रोग होता है, बार बार प्यास लगती रहती है, घबराहट होती रहती है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है, उनके लिए ठंडा पानी अच्छा है। जहां पे ब्लड में कोई टॉक्सिसिटी होती है, जहां पे रक्त दोष होते हैं, जैसे मैंने बताया स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, या कहीं पे कोई टॉक्सिन चला गया है बॉडी में, वहां पर ठंडा पानी पीना अच्छा रहता है। तो ऐसे केसेस में आप ठंडा पानी पिएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद आते हैं उष्ण जल पे, यानी कि गर्म पानी हमें कहाँ पीना है। तो गर्म पानी सर्दियों में तो आपके लिए अच्छा है ही है, और उसके अलावा जो गर्म पानी है उसको आपने पीना है जहां पर आपको कफज रोग होते हैं, जहां पर आपको कफ रहता है। अब जो भी पेशेंट एस्थमा से पीड़ित हैं, बार बार गला खराब हो जाता है, फेफड़े में रेशा बना रहता है और बलगम बार बार आती रहती है, ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत बढ़िया। जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं, थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीते रहे, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जिनको मंदाग्नि है कि भाई खाना हजम ही नहीं होता है, बार बार अपच रहती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो गर्म पानी पिए तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। इसके अलावा जिनको फीवर होता है,
तो फीवर में भी आप गर्म पानी का सेवन करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और जब आप कोई बहुत ऐसी चीज खाते हैं जिसमें घी तेल बहुत ज्यादा होता है, तो घी तेल वाले अब क्या करेंगे, इधर पराठे खा रहे हैं, उधर से आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत गलत है। घी तेल जो आप जब भी आप लेते हैं तो उसके बाद आप गर्म पानी का सेवन करेंगे, वो पचाना भी इजी रहेगा और वो कहीं पे एसिमिलेट नहीं करेगा, कहीं पे आपकी कोई चैनल को ब्लॉक नहीं करेगा। किन बीमारियों में पानी कम पीना चाहिए? देखिए, ऐसे कुछ कुछ डिसीज हैं जिनमें पानी कम पीना चाहिए। देखिए, एसाइटिस कहते हैं जिस बीमारी में, जिसमें पेट में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्लूइड रिटेंशन रहती है, पैरों में सूजन रहती है, या किडनी बहुत सीवियर किडनी फेलियर में जो बहुत ज्यादा जा चुके होते हैं रोगी, तो ऐसे केसेस में हमें पानी थोड़े कम मात्रा में पीना है। अब ऐसे केसेस में अगर पानी पीना भी हो तो कैसे पीना है, इसको कहते हैं शतशीत। शतशीत का मीनिंग है कि आपने जो भी पानी सारा दिन में पीना है ना, तो आप उसे पहले अच्छे से बॉईल कर लें, बढ़िया से बॉईल कर लें, फिर उसे ठंडा कर लें। तो आप सारे दिन में उस पानी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप पिएंगे तो वो आपके जो ऑर्गन्स है उनके लिए उसे पचाना बहुत आसान रहेगा, और उनकी टॉक्सिसिटी भी जो आपके अंदर ऑलरेडी हो रखी है वो कम होगी। तो ऐसे रोगी अब प्यासे ना रहें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पिएं, लेकिन बहुत उबाल कर फिर बाद में ठंडा किया हुआ जो पानी होता है वो पानी अपनी डाइट में शामिल करें। तो इस तरह से अगर आप पानी पीते हैं तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे और आपको किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी नहीं होगा और सभी प्रकार के रोगों से आप दूर रहेंगे। पानी को कहा जाता है कि वो औषधि का काम करता है, क्या पानी सच में औषधि का काम करता है? देखिए, पानी की बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें, क्योंकि हमारी जितनी भी औषध हैं, आहार हैं, जब भी हम कोई मेडिसिन देते हैं हम पानी के साथ ही लेने को कहते हैं। तो पानी का क्या रोल है कि वो अच्छे से डिसइंटीग्रेट करता है, उसे पचाता है, और हमारे जितने भी मिन्यूट चैनल्स हैं, टिश्यूज है हमारी बॉडीज में, ऑर्गन्स है, वहां तक इंस्टेंटली हमारी दवाई का, हमारी जो भी चीजें हैं उनके असर को पहुंचाता है। तो वो एक तरह से दवाई का ही काम करता है। तो सही मात्रा में और सही ढंग से पानी साथ में लें। तो आहार और जो जल है ना, ये अलग नहीं है, इसके अंतर्गत ही है। तो इन दोनों को सही मात्रा में लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आप काफी बीमारियों से बचे रहेंगे और बिल्कुल फिट रहेंगे। पानी कैसे पीना चाहिए? कई लोग बोलते हैं खड़े होके पीना चाहिए, कई लोग बोलते हैं बैठ के पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए? पानी देखिए, आराम से बैठ कर पिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर, भगवान का थैंक्स बोल के ही पिए। वाटर में ना एक मेमोरी होती है, जल महाभूत है, हमारी बॉडी का एक पार्ट इससे बना हुआ है, पंच महाभूत से बने ना, एक उसमें जल महाभूत, और 70% तो जल महाभूत ही है। तो जब भी आप पानी पिए, प्रसन्न होकर पिए और सिप सिप करके पिए, उसको अच्छे से महसूस करके पिए। खास तौर से जो किडनी और एसाइटिस के पेशेंट हैं, क्योंकि उनको पहले डॉक्टर ने कहा होता है कि भैया कम पानी पीना, तो उस पानी को अच्छे से महसूस करके पीना है, उसको ग्रेटफुल होकर पीना है। तो वो पानी देखना, आपको एक तरह से थोड़े पानी में भी आप अच्छे से तृप्त हो जाओगे, आपको बार बार प्यास भी नहीं लगेगी, और वो पानी आपको किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी नहीं करेगा, आपके अंदर इकट्ठा नहीं होगा या आपको कोई कॉम्प्लिकेशन। कई बार कई लोग एकदम से सारा एक गिलास पानी पी लेते हैं बिना सांस लिए, तो उसके भी कोई नुकसान है? बिल्कुल, देखो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जैसे बताया, बहुत ज्यादा पानी पिएंगे पेट खराब करेगा, मंदाग्नि करेगा, आपको डिसेंट्री लगा देगा, पेट खराब कर देगा आपका, ठीक है। तो बार बार आपको मोशन जाना पड़ेगा। तो एक्सेस में तो किसी भी चीज को आप ना ही लें तो बेहतर है। कहा जाता है कि सुबह उठ के जो 2 गिलास अगर आप पानी पी लो तो आपका पेट साफ हो जाता है, क्या ये भी सही है? हाँ, सुबह अच्छा है, अगर आप सुबह एम्प्टी स्टमक 1 से 2 गिलास आप पानी पीते हैं, वो आपके लिए अच्छा है, आपका बाउल मूवमेंट्स को बेटर करता है, एक तरह से आपकी बॉडी के अंदर जो भी गंदगी होती है उसको अच्छे से बाहर निकालता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है आपको। तो सुबह अगर आप एम्प्टी स्टमक पीते हैं तो वो तो आपके लिए अच्छा है। कई लोग ये भी कहते हैं कि खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ के पानी पीना चाहिए। जी, खड़े होकर पीने का ये है कि बहुत ज्यादा अगर आप खड़े होकर पीते हैं तो आपकी बॉडी में जो वात दोष है ना, वो एग्रीवेट करता है, तो लेटर ऑन आपको जॉइंट्स की जो समस्या है वो होने की संभावना रहती है। तो अगर आप बैठ के पिएंगे तो आपकी बॉडी में उस समय वात नहीं बढ़ा होगा, तो उसके कारण ये है कि आपको ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। तो इसलिए बैठ के आराम से पानी पिए। डॉक्टर नवदीप, हम लोग सभी ये चाहते हैं कि हमारे पास हर चीज बेस्ट हो, और आज मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगी कि हम अपनी किचन में क्या बेस्ट रख सकते हैं। लेकिन ये एक तरह का रैपिड फायर है, तो आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है ताकि हमारे दर्शकों को ज्यादा चीजों का पता चल सके कि कम समय में ज्यादा चीजों का पता चले कि बेस्ट क्या है। जी पूछिए। ठीक है, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि घी कौन सा सबसे बेस्ट है? सबसे बेस्ट घी है देसी गाय का घी। तेल कौन सा बेस्ट है? तिल का तेल। नमक कौन सा बेस्ट है? सेंधा नमक सबसे बेस्ट है। मीठा कौन सा बेस्ट है? मीठे में जो देसी शक्कर होती है वो सबसे बेस्ट है। कंद कौन सा बेस्ट है?
देखिए, कंद में 2 होते हैं बेस्ट, इसमें मैं दोनों को बराबर की श्रेणी में रखूंगा। सबसे ज्यादा बेस्ट कहेंगे हम अदरक को, और दूसरे नंबर पर कहेंगे वो सीजनल मिलता है तो जिमीकंद। ये दोनों को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। फ्रूट की अगर बात करें तो फ्रूट कौन सा? फ्रूट्स में जो ड्राई फ्रूट्स में आता है ज्यादातर द्राक्षा, दाख जिसे हम कहते हैं, ये बेस्ट। किशमिश। किशमिश, जी हाँ, अंजीर, किशमिश। किशमिश को बेस्ट कहेंगे। और इसके अलावा अगर बात करें जिसका, जैसे कि हम सभी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं दूध की, तो दूध कौन सा सबसे बेस्ट होता है? इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो मैं उसी चीज को पूछना चाहूंगी आपसे। देसी गाय का दूध सबसे बेस्ट है। अब इसमें भ्रांतियां ये हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए या दूध हार्मफुल है। देखिए, दूध हार्मफुल नहीं है। बात यह है कि आपको रोग कौन सा है। अगर आप तो फिट हैं तो आप दूध पीजिए, कोई समस्या नहीं है। दूध और घी को आयुर्वेद में रसायन सेवन के अंतर्गत रखा गया। देखिए, रसायन सेवन एक वो ब्रांच है आयुर्वेद की जिसमें आपकी बॉडी को बेटर किया जाता है। जैसे हमने फर्स्ट एपिसोड में बताया था ना कि आयुर्वेद के 2 प्रयोजन है। एक है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा है कि बीमार बंदे को ठीक करना। तो जो पहला प्रयोजन है ना कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, आप ठीक हैं और आप ठीक रहना चाहते हैं, आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके एकदम तगड़े रहें, आप हर जगह सुंदर दिखें और आप सशक्त रहें सारी जिंदगी, तो वो जो चिकित्सा है वो सारी रसायन चिकित्सा के अंतर्गत आती है, जिसको आप आजकल सप्लीमेंट्स के तौर पर कह सकते हैं। तो ये जो प्रोटीन पाउडर के खाते हैं उससे अच्छा दूध और घी खाइए, वो हमारे देश में सदियों से चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। अब कुछ रोग हैं जहां पर नहीं लेना है आपको, जहां पर एनिमल फूड बैन किया जाता है। वहां पर कुछ है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वहां नहीं खाना है। किडनी के रोग हैं, लिवर के रोग हैं, वहां पर एनिमल फूड हम बंद करते हैं। लेकिन अगर आप फिट हैं तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप आराम से मजे से देसी घी और ये गाय के दूध का सेवन कीजिए। दोनों गाय के हों तो सबसे बेस्ट है, और इनको आप डेली सेवन करते हैं तो आपकी बुद्धि के लिए आपके लिए अच्छा है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो हैवी वर्क करते हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो बहुत मेहनत कश काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा चीज है। और अगर आप कहते हैं कि हाँ जी खराब है, कि डाइट गलत मिल रही है, एडल्ट्रेटेड है, एडल्ट्रेशन के तो हम भी अगेंस्ट हैं। अब मिलावट कर रहे हैं, इसमें गाय की क्या गलती है, इसमें आम लोगों की क्या गलती है ना? अगर आप गाय को इंजेक्शन लगा देते हो ऑक्सीटोसिन का या किसी केमिकल का कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाती है, या आप उसे ऐसी फीड दे रहे हो जिसमें पेस्टिसाइड है, तो ये गलती तो मनुष्य की है ना, ये तो इंसान की गलती है। कुदरत ने गलती नहीं की है यहाँ पे। तो आप अपने आसपास ध्यान दें कि जो आपका जो डेयरी फार्म है वहां पर गाय की प्रजाति कौन सी है, देसी गाय की प्रजाति है, और वहां उसको फीड कैसी दी जा रही है, उसका ध्यान रखा जा रहा है, वो हेल्थी है। अगर वो सब ठीक है, उसके पैरामीटर्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो देसी गाय का दूध और घी अच्छे से लीजिए, निश्चिंत रहे। अगर किसी ने दूध नहीं पीना हो क्योंकि मिलावट ज्यादा हो रही है आजकल आसपास हमारे देखा जा रहा है जैसे, तो उसका कोई अल्टरनेट है दूध का? देखिए, दूध का अल्टरनेट है, आप आलमंड मिल्क ले सकते हैं, बादाम का दूध ले सकते हैं, नारियल का दूध ले सकते हैं। और मेन कैल्शियम का हम कहते हैं कि कैल्शियम, आप रागी की रोटी खा सकते हैं, रागी इज वेरी रिच इन कैल्शियम। तो सब्स्टिट्यूट तो हर जगह रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे और भी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको आप ऐसे सिंगली डिफाइन नहीं कर सकते, जो दूध घी से ही मिलेंगी। एक बार फिर से आप आहार के बारे में थोड़ा ब्रीफ बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, पूरी डिटेल में हमने जैसे बता ही दिया आपको कि आहार कैसा होना चाहिए। आपका आहार हो आपका आपकी अग्नि के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कितना खाना है। आप कभी भी बहुत ज्यादा पेट भर के ना खाइए। आपने 50% उसमें अपना जो सॉलिड फूड खाते हैं आप उसको रखेंगे, 25% आप रखेंगे उसमें जो आप लिक्विड्स रखते हैं, और 25% आप वायु के लिए रखेंगे, तो आप अच्छे से उसे पचा सकते हैं। दूसरा, आपकी जो प्रकृति है आप उसके ओपोजिट खाना खाएंगे। तीसरा, आप कभी भी जैसे खा लेते हैं ना वो चीज ना करें, एक पर्टिकुलर टाइम रखें। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। और दूसरा, पानी आप साथ साथ थोड़ा बहुत पी सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, देखिए बड़ी सिंपल चीजें बताइए, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इन चीजों को करने में। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे। और आहार जो है, ये मैं कहूँ 2 रोटी भी जो बंदा खाता है ना, उसमें इतनी ताकत होती है कि आपको बहुत ताकतवर बना दे, वो आपको पूरा न्यूट्रिशन दे सकती है। कई लोग कहते हैं कि हाँ जी मैं बहुत न्यूट्रिटिव चीजें खाता हूं, मेरी तो जी सेहत नहीं बनती, तो वो वहां पे आपकी अग्नि खराब है,
वहां आप क्या कर रहे हो कि आप खा रहे हो, या तो आपकी अग्नि विषम है या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है कि वो भस्म ही कर देती है, जिसको इसको भस्मक रोग कहते हैं आयुर्वेद में। तो अगर आपकी अग्नि ठीक है, आपकी दोष धातुएं ठीक हैं और आप सही ढंग से खाना खा रहे हो, तो कोई ऐसी ताकत नहीं कि आप वीक रहोगे या आप बीमार होगे। तो मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद रहेगी और आप अपने आहार से अपने आप को बेस्ट हेल्थ प्रोवाइड करा पाओगे। अब हम दूसरे स्तंभ के बारे में बात करेंगे, निद्रा पे। निद्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि कितनी देर सोना चाहिए और कब जागना चाहिए, कितनी नींद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप हमें ये बताइए कि निद्रा कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, हमारी सेहत में। देखिए, निद्रा, जैसे हमने बताया कि हम 3 स्तंभ पर बात कर रहे हैं, 3 पिलर्स ऑफ हेल्थ। तो सेकंड और बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है इसमें निद्रा, यानी कि स्लीप। स्लीप ऐसी चीज है, नींद ऐसी चीज है जिसमें आपकी बॉडी एक तरह से रीजनरेट करती है। देखिए, हमारी बॉडी में ना 24 घंटे कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर चला रहता है, कुछ ना कुछ टिश्यूज डैमेज होते हैं। आज आप जो हैं वो 3 साल बाद नहीं होंगे, 4 साल बाद नहीं होंगे। आपके बॉडी में जैसे मान लीजिए आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, 120 दिन का उनका लाइफ स्पैन है, 120 दिन के बाद वो नए आ जाएंगे। ऐसे ही हर सेल की एक लाइफ है, कुछ टाइम के बाद वो नया आ जाता है। तो ये जो नया बनने की जो प्रक्रिया है, ये होती है जब आप सो रहे होते हैं। अब देखिए, जो छोटे बच्चे हैं वो कितना सोते हैं, 20 घंटे, 18-20 घंटे सोते ही सोते हैं वो। और छोटे बच्चे की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, क्योंकि जब वो सो रहा होता है तब उसके अंदर ये जो सेल्स की मल्टीप्लिकेशन की जो प्रक्रिया बहुत फास्ट हो रही होती है। तो सोने से क्या होता है, आपकी बॉडी के जो टिश्यूज खराब हो रहे हैं, आपकी बॉडी के जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं, वो रीजनरेट कर रहे हैं। तो नींद अच्छी होना बहुत मैटर करती है। कई लोग कहते हैं जी मैं 8 घंटे सो लिया, 9 घंटे सो लिया, कई 10-10 घंटे भी सोते हैं, कई लड़के, बहुत मैंने देखा कई बच्चे 12 बजे उठ रहे हैं, बट फिर भी कभी भी सुला दो सो जाएंगे, सुस्ती पड़ी रहती है शरीर में, या फिर बॉडी में थकान, वीकनेस। कितना सोने के बाद भी आप एनर्जेटिक नहीं फील करते हो, तो उसका कारण यह है कि देखिए, नींद क्वालिटी वाइज आपकी फिर अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो निद्रा कई प्रकार की होती है। इसमें कई आपके जो आपके दोष है ना, मानसिक दोष होते हैं 3, सत्व, रज और तम। सत्व होता है जो आपकी बॉडी में सात्विकता के कारण होता है, जो प्योरिटी को एनहेंस करता है। सत्व, जितने भी सिद्ध पुरुष होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, महर्षि होते हैं, जो तपस्या में लीन रहते हैं, जो जिनका सात्विक आचरण रहता है, जरूरी नहीं कोई सन्यासी हो, कोई गृहस्थ भी हो, जो मतलब सात्विक आहार विहार करता है, तो जैसा आपका आहार होगा वैसे ही आपका मन होगा, वैसे ही आपकी प्रकृति बन जाएगी। तो उनमें नींद बहुत अच्छी रहती है। अब कई लोग हमने देखा है टाइम से सुबह उठते हैं, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, रात को 10-11 बजे सो जाते हैं, 4 घंटे के भीतर ही उनकी नींद बहुत अच्छे से पूरी हो जाती है। कई लोग 10 घंटे भी सो जाते हैं फिर भी नींद पूरी, तो वो सात्विक प्रकृति है। कि सात्विक प्रकृति में आपको जितनी देर नींद आई, आपने उसमें बहुत अच्छी रीजनरेशन कर ली और आप बिल्कुल फ्रेश होकर उठ रहे हो। दूसरी होती है राजसिक प्रकृति। राजसिक प्रकृति मैक्सिमम लोग जो हैं आजकल राजसिक प्रकृति के होते हैं, जिनको तीखा खाना पसंद है या मस्ती वाला जीवन पसंद है, रात को लेट सो रहे हैं, मूवी देख के आ रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सारा दिन सुस्ती पड़ी रहना, या फिर अगर आप उठते हैं तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है। तीसरी आती है तामसिक प्रकृति। तामसिक होता है नेगेटिविटी की तरफ। इसमें थोड़ी सी राक्षसी प्रवृत्ति रहती है व्यक्ति के अंदर के, वो साफ सफाई नहीं रखता, सुबह उठ रहे हैं नहा ही नहीं रहे, अब नहाएंगे नहीं तो फिर एनर्जी वैसे भी नहीं आएगी। ठीक है, आप अपने आप में अच्छा ही नहीं फील करेंगे। तो तामसिक प्रकृति में ऐसे लोग कहीं भी सो जाएं, इनको नींद आती है। तो एक्सेसिव तामसिक गुण के कारण भी बहुत ज्यादा नींद रहती है। तो ये अलग अलग प्रकृतियों के कारण भी आपको नींद का आपके ऊपर अलग अलग प्रभाव रहता है। और नींद का कोई एज का भी फैक्टर है कि नींद इस एज में कम नींद आएगी, इस एज में ज्यादा नींद आएगी? जी हाँ, बुढ़ापे में थोड़ी कम नींद आती है। बुढ़ापे में इसलिए क्योंकि वात दोष बढ़ जाता है आपकी बॉडी में। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं ना, हमारी बॉडी में वात दोष बढ़ता है। जब हम बच्चे होते हैं कफ दोष हावी रहता है, जब हम जवान होते हैं हमारे में पित्त दोष हावी रहता है, और जब हम वृद्धावस्था में जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो हमारे में वात। अब जब वात बॉडी में बढ़ता है तब भी आपको नींद ना आने की समस्या रहती है। अब इसमें यह है कि कुछ लोग
इस वजह से भी नहीं नींद आ पाती उनको, कई बार उनका स्केड्यूल ऐसा होता है। देखिए नींद ना आने के कुछ कारण है, देखो एक तो वृद्धावस्था जैसे बात होगी कि बुढ़ापे के कारण, दूसरा कई बार बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेस में है, टेंशन में है, आपको मानसिक बहुत ज्यादा टेंशन में है तो इस कारण से, तीसरा उसमें सोशल मीडिया ने भी सारा काम खराब कर रखा है, बच्चे इसी करके सोते भी नहीं है जी। तीसरा ये सोशल मीडिया का अब्यूज, स्क्रीन टाइम, आज की डेट में हम स्क्रीन टाइम कह सकते हैं कि स्क्रीन टाइम आप लाइट बंद करते हैं कि आप 10 बजे सोने लगे, लेकिन आपने फोन ऑन रखा और सोते सोते 1 बज के 2 बज के पता ही नहीं चला। तो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा ऑन रखेगा, उससे क्या होता है अगर आप सो भी जाते हैं तो एक होता है ना कि मेन स्विच आपका ऑन ही रह गया, तो इसके कारण क्या होता है आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब रहती है, आपके जो सपने आते हैं, कई पेशेंट्स को खुद आके कहते हैं हमें सपने में वो दिखा, तो रिलेट करो ना उनसे, तो रात को वही ऐसा कुछ ही देख के सोए थे, तो वही चीज आपके चल रहा है। और वो जो 4 घंटे भी सो लेगा, 6 घंटे भी सो लेगा, उसमें वो आपकी बॉडी रीजनरेट नहीं करती है, तो इसमें रैपिड आई मूवमेंट रहती है। जब आप अच्छे से नींद आती है ना, जो आपकी जो पुतलियां हैं, जो आई बॉल्स हैं, ये रिलैक्स रहती हैं जब आपको अच्छी नींद पड़ी होती है, इसमें सपने नहीं होते, इसमें रिलैक्स नींद होती है, साउंड स्लीप। हाँ साउंड स्लीप होती है। एक होती है जिसमें आपको सपने आते रहते हैं और आपको कई कई दृश्य दिखते रहते हैं, इसमें आप सो भी रहे ना, आपकी आई बॉल्स मूव करती रहती है, ये अच्छी स्लीप नहीं मानी जाती है। तो देखो निद्रा का अगर शास्त्रीय अर्थ बताओ ना, तो निद्रा कहते हैं कि आपका अपनी इंद्रियों से निवृत्त हो जाना। हमारी 5 सेंसेस हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आंखों से, कानों से, नाक से, स्किन से आपको सेंसेस का पता चलता है। तो जब आप सो जाते हैं आपको कोई सेंस नहीं ना फील होती, तो जब आपकी बॉडी अपनी सेंसेस को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर देती है, उनसे निवृत्त हो जाती है, तब आपको अपने आप नींद आ जाती है। तो दिस इज कॉल्ड निद्रा। और उसी दौरान वो जो सेंसेस हैं आपकी बॉडी के अंदर जाके आपका जो डाइजेशन है उसको ठीक करती है। अब आप ढंग से ना सोइए, आपको लिवर के रोग होने शुरू हो जाएंगे, आप ढंग से ना सोइए, आपको वात रोग होने शुरू हो जाएंगे। जो लोग रात को ज्यादा जागते हैं, बॉडी में वात बढ़ता है। तो जिनकी रात की ड्यूटी है उनके लिए मैं बताता हूँ। देखिए रात्रि जागरण, जो आप रात को जागेंगे तो वायु बढ़ेगी और दूसरा डाइजेशन भी खराब होगा। आप देखिए कभी आप बहुत रात तक जागते रहे हो, सुबह आपको लगेगा कि खाना पचा नहीं, अनईजी फील जी कच्चा होता है, एसिडिटी फील होती है, ऐसा लगता है उल्टी आ जाएगी, सुबह खाने का भी दिल नहीं करेगा, ऐसा लगेगा बॉडी में मसल्स पेन कर रहे हैं आपके। तो ये सारा वात के कारण हुआ, रात को आपको हुआ। अब आती है इसमें बात कि हाँ जी कुछ लोग हैं, इवन के डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वॉचमैन हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जिनकी रात की ड्यूटी होती है। अब ऐसे लोग क्या करें? ऐसे लोगों के लिए विधान यह है कि जितने घंटे आपने रात को सोना था उसका आधा, मान लीजिए आपने रात को 7 घंटे सोना था, तो आप दिन में आप 3 या 3.5 घंटे, यानी कि उसका आधा आप दिन में सो लीजिए, तो आप उतना ही एनर्जेटिक फील करेंगे। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनकी कोई ऐसी मजबूरी है, जिनकी ऐसी जॉब है, ऐसा नहीं कि आप फोन पकड़ के बैठे और कहें कि हम तो ड्यूटी पे हैं। हाँ, वो चीज नहीं चलेगी उसमें, ठीक है। दूसरा, कई लोगों को होता है कि दिन में सोने की आदत होती है, तो दिवस जो दिन में सोना है सभी बीमारियों का कारण है। सिर्फ एक ही इसमें एक्सेप्शन रहती है कि जिसमें आप दिन में सो सकते हैं, वो है समर्स में, जब बहुत गर्मियां होती हैं। सिर्फ उस कंडीशन में आप दिन में थोड़ी देर, आधा 1 घंटा आप नैप ले सकते हैं। उसमें रीजन ये है कि गर्मियों में देखिए दिन बड़े होते हैं, तो कई बार रात में आपकी नींद पूरी हो नहीं पाती है, और गर्मियों में भी हमारी बॉडी में वात बढ़ जाता है। तो जब आप दिन में सोते हो ना तो कफ बढ़ता है, तो वो वात का ऑपोजिट है। तो उसके कारण क्या होता है कि जब आप दिन में सोते हो तो आपकी बॉडी के लिए वो बेनिफिशियल रहता है, ओनली इन समर्स, सिर्फ गर्मियों में। तो आप गर्मियों में दिन में सो सकते हैं, बाकी किसी भी ऋतु में 12 महीने आप नहीं सो सकते, तो आप बाकी टाइम रात को ही सोएं तो बेटर रहेगा। दिन में सोएंगे आपकी बॉडी में कफ रोग होंगे, रक्त दुष्टि होगी, स्किन के रोग होंगे, और आप डिसोरिएंटेड सा फील करेंगे, आप अपने काम पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे। आप दिन में जो लोग बहुत ज्यादा सोते हैं उनमें देखिए क्या क्या दिक्कत आती है। आप ज्यादा सो लीजिए, आपको लगेगा सिर भारी सा रह रहा है, सारा दिन डिसोरिएंटेड सा फील करेंगे, और आपको डाइजेशन की भी दिक्कत होगी, आप अच्छे से खाना नहीं खा पाएंगे, खाएंगे तो पचेगा नहीं। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। लोग पावर नैप ले लेते हैं, क्या उसका भी कोई फायदेमंद है या नुकसानदायक है ये? देखिए पावर नैप वही बताया कि आप गर्मियों में ले सकते हैं, या फिर वो लोग ले सकते हैं जिनकी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी है, जिनको रात को किसी कारणवश कभी आपको नींद नहीं है, तो दिन में आप उसके आधे टाइम में, मान लीजिए आपको रात को 2 घंटे नींद डिस्टर्ब हुई है, आप दिन में 1 घंटा सो लीजिए, तो उस कंडीशन में आपके लिए ठीक रहेगा।
तभी एक कहावतें बनी है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बिल्कुल, आयुर्वेद में तो ब्रह्म मुहूर्त में जागने का विधान है, तो ब्रह्म मुहूर्त में वही जागेगा और टाइम से सोएगा। रात को आप टाइम से सोइए, 10 साढ़े 10 के बीच में आप सो जाइए, तभी आप टाइम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं तो कम से कम आप जैसे सूर्योदय के समय तो उठ जाइए एटलीस्ट। तो इस तरह से अगर आप चलते हैं तो आपकी बॉडी में जो तीनों दोष हैं वो बैलेंस अवस्था में रहते हैं। और नींद का ना सिर्फ आपके शरीर के ऊपर इम्पैक्ट रहता है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहता है। अगर किसी को नींद ना आए तो वो क्या कर सकता है जिससे उसको नींद आ जाए? देखिए, नींद ना आने के जैसे मैंने कारण बताए, तो उन कारणों के विपरीत आपको चलना पड़ेगा। तो जो भी वात शामक जो चीजें हैं वो आपको नींद लेके आएंगी। तो जिन लोगों को नींद ना आती हो वो ये चीजें करेंगे तो उनको काफी लाभ मिलेगा। आपने ठंडे पानी से नहाना है, आप ड्यूटी करके आते हो, आप आके ठंडे पानी से नहाइए, किसी अच्छे ऑयल से, तिल के तेल से या नारियल के तेल से हेड की या पूरी बॉडी की मालिश कीजिए, इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और जो लोग जिनको नींद आती है वो दूध पी के सोएं, दूध पीने से बहुत अच्छी नींद आती है। इसके अलावा आप अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, एक सूदिंग मेलोडियस म्यूजिक लगा के आप सुन सकते हैं। तो ये कुछ बहुत सिंपल सी चीजें हैं जिनसे आपको बहुत अच्छी नींद आ सकती है। इसके अलावा जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए मैं बताऊंगा योग निद्रा कहते हैं उसे। योग निद्रा के बारे में हम डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। योग निद्रा में होता है कि आपने अपने आप को महसूस करना है कि जस्ट आप अपने भीतर कुछ भी नहीं महसूस करेंगे, आप कुछ नहीं है, अपने आप को शून्य मान लेंगे, उसमें मेडिटेशन टाइप जी। और उसमें आपको सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देना है। आप देखिए, बहुत गहरी नींद में कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसकी सांसें कैसी होती हैं। हम जनरली ना जब जाग रहे हैं, हम अवेकन अवस्था में है, तो एक रेस्पिरेटरी रेट होता है हमारा कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, तो वो होता है 18 के आसपास। लेकिन जब हम बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो वो कम हो जाता है, सांस की जो डेप्थ है, गहराई है, वो बढ़ जाती है। किसी बहुत गहरी नींद में सोए इंसान को देखिए, वो उसकी सांस की संख्या कम होती है लेकिन बहुत गहरी सी सांस होती है, बहुत डीप होती है। तो आपने अपने आप को इमेजिन ऐसे ही करना है कि हाँ, आप बहुत गहरी नींद में ही हो और आपको महसूस ये करना है कि आपको सांस आ रही है आपकी नाभि से यहां थर्ड आई तक। आपको बस आंखें बंद करके ध्यान लगा के अपने आपको रिलैक्स मोड में, आप चाहे बैठ के सुख आसन में आप बैठ सकते हैं, चाहे आप लेटे लेटे कर सकते हैं। आपको बस सांस पे ध्यान देना है, ना आपको सांस को गिनना है, ना आपको टाइम के बारे में सोचना, नहीं तो ध्यान उधर जाएगा। ठीक है, आपको बस सांस पे ध्यान देनी है। जैसे जैसे आप सांस लेते जाएंगे आपको कनेक्शन बना लेना है कि सांस आ रही है और सांस दिमाग को पूरा ब्लैंक कर लेना। बस आपको बस सांस पे ध्यान देनी है। एक एक सांस के साथ आप परमात्मा का धन्यवाद कर सकते हैं जिन जिन चीजों के लिए आप उन ग्रेटफुल हैं। तो आप देखेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कब नींद आती है। आजकल यूथ में आमतौर पर देखा गया है कि सुस्ती ज्यादा चढ़ी रहती है, सो भी जाए फिर भी सुस्ती रहती है, तो उसको सुस्ती भगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, एक तो कोल्ड शावर लेना, अपने ठंडे पानी से नहाना चालू कीजिए अपने आप को। दूसरा, फ्री मत रहिए। आयुर्वेद में एक होती है मतलब नींद आने का कारण कहा गया श्रम को, यानी कि जब आप एक किसी मजदूर से सुना कि उसे नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि वही वो अपना शरीर उसने सारा दिन तोड़ा है, उसने बहुत मेहनत की है। तो बहुत ज्यादा आप सुख में रहते हैं, सारा दिन एसी में पड़े रहेंगे, घर पे फोन टीवी चलाते रहेंगे, तो कहां से नींद आएगी आपको? आप थोड़ा सा वर्जिश कीजिए, अगर आपको नींद नहीं आ रही, आप एक्सरसाइज कीजिए कुछ ना कुछ, तो उससे भी आपको बहुत अच्छी नींद आती है। तो इससे भी आपको, जब आप उठेंगे आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी, आप कम टाइम में भी अपने आप को एनर्जाइज फील करेंगे। और इसके अलावा जिन लोगों को नींद ना आती हो उनके लिए मैं ग्रीन टी बता रहा हूं, आप कैमोमाइल लेना शुरू कर लीजिए। कैमोमाइल की आप ग्रीन टी बना के डेली पीना शुरू कर दीजिए, और अपनी डाइट में गाय का दूध और उसमें भी थोड़ा सा देसी घी डाल के पीना शुरू कीजिए। आपकी नींद ना आने की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब हम आयुर्वेद के तीसरे स्तंभ के बारे में बात करेंगे, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ब्रह्मचर्य नाम से ही पता चलता है, ब्रह्म यानी कि ब्रह्म का आचरण ब्रह्मचर्य है। तो ये आयुर्वेद का तीसरा सबसे मेन स्तंभ माना गया है। पहला आहार, दूसरा निद्रा, तीसरा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को कई लोग गलत डिफाइन कर लेते हैं कि आपको सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहना ही ब्रह्मचर्य माना गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्म का आचरण करना। ब्रह्म यानी कि परमेश्वर। परमेश्वर को हम साक्षात नहीं देख सकते, तो हमारी जो सृष्टि है ना, जो पंचमहाभूत हैं, यही ब्रह्म है, यही सृष्टि ही हमारा एक तरह से ब्रह्म स्वरूप है। तो हमें इसी का आचरण करना है। तो हमें किसी भी चीज को एक्सेस में जब हम करते हैं,
या हम गलत तरीके से करते हैं, तो वहीं पे हम गलत कर रहे होते हैं उसे। तो हमें किसी चीज को सही तरह से डिसिप्लिन में करना, संयम के साथ करना, सेल्फ कंट्रोल के साथ करना, यही ब्रह्मचर्य है। अब इसमें ब्रह्मचर्य के अंदर आपकी पांचों सेंसेस आ जाती हैं। पांचों सेंसेस, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हमें कहां से मिलता है? टेस्ट से हमें मिलता है, हमें टेस्ट का पता चलता है, हमें जीभ से, हमें नाक से गंध का पता चलता है, स्पर्श का हमें स्किन से पता चलता है, ठीक है, शब्द का हमें कानों से पता चलता है, और रूप का हमें आंखों से पता चलता है। ये पांच हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, ठीक है। और हम देखिए हमारे आजकल जैसे जैसे वेस्टर्नाइजेशन हमारे कल्चर में बढ़ती जा रही है, हम इनको ओवर इंडल्जेंस में जाना ही, हमने इसको स्टेटस सिंबल बना लिया कि क्लब्स में सारा दिन घूमते रहना, डेली हर चीज की शो ऑफ करना अपने सोशल मीडिया पे। चाहे हमने देखा कि हाँ मोस्टली हम क्या कर रहे हैं कि हम चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, हम उसकी शो ऑफ कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें सेक्सुअल एक्टिविटी में ओवर इंडल्जेंस होना, किसी खाने की ओवर इंडल्जेंस रखना या बिल्कुल ना रखना, या गलत चीज तरीके से खाना, या आपने कोई ऐसी चीजें सुनना, मान लीजिए आजकल क्रिंज बहुत चलता है। क्रिंज जो अब आजकल हम देखते हैं कि जो कोई ऐसे कोई बेसुरा गा रहा है वो ज्यादा हिट हो रहा है, उसको ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं। कोई अश्लील डांस कर रहा है, उसको ज्यादा व्यू मिल रहे हैं। कोई मतलब जो भी चीजें खराब मानी जाती हैं वो बहुत ज्यादा, हमारी बॉडी की एक ना वो टेंडेंसी रहती है कि हमें खराब चीज बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। तो ये सारी चीजें हुई क्या, अब हम चाहे मजाक में उस चीज को देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनने वाली चीज है, हम चाहे मजाक में भी कोई चीज गलत चीज देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। अगर आपने कोई बेसुरा कोई गाना देखा या सुना या कोई ऐसा दृश्य देखा जो आपको पता है कि गलत है पर आपने वो देखा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी पे उसका बुरा असर डाल रहा है। तो इस चीज से आपको बचना है। तो ये सारा कुछ ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है कि आपने नेगेटिव डेटा लेना ही नहीं है। बिकॉज हमारा जो ब्रेन है ना, हमारी जो इंद्रियां, ये हमेशा ज्ञान लेने के लिए आतुर रहती हैं। ये हमेशा इनको रहता है कि हाँ इधर से हमें टेस्ट का पता चल जाए, इधर से हमें कोई साउंड का पता चले, या कोई भी चीज है कोई दृश्य का पता चले। तो हमें अपनी सेंसेस को समावस्था में रखना है। तो जब भी हम किसी सेंस का अति योग करेंगे यानी एक्सेस में करेंगे, या हम ऐसा करेंगे कि वो चीज गलत हो रही है, असात्म इंद्रियात संयोग कहते हैं कि वो आपकी बॉडी के लिए, आपके इंद्रियों के लिए सातम्य नहीं है, आप फिर भी वो इंद्रियों को छेड़ रहे हो या गलत डेटा ले रहे हो, तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं और वो सारा आपका ब्रह्मचर्य नाश करेगी। फिर अगर आप एक्सेसिवली, अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज कर रहते हो, तो आपकी जो धातुएं हैं वो क्षीण होती हैं। अब इसमें कारण बताता हूं क्या। हमारी बॉडी में 7 धातु होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनती हैं। जब आप खाना खाते हो ना, सबसे पहले बनती है रस धातु, फिर देन रस, रक्त, मांस, मेद, जैसे मैंने बताया। तो सबसे लास्ट में 7वीं धातु होती है शुक्र, शुक्र जिसे कहते हैं। शुक्र से बनती है आगे ओज, जिसको हम इम्यूनिटी कह सकते हैं, कि वो आपकी बॉडी का सार है जिसके ऊपर आपका जीवन खड़ा है। तो जब आप ओवर इंडल्जेंस रखते हो किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में, तो क्या होता है, आपकी शुक्र धातु ज्यादा निकल रही है। शुक्र धातु से क्या होगा, आप अगर एक्सेस में करोगे तो आपकी जो प्रीवियस धातु हैं वो भी कम होनी शुरू हो जाएंगे, जिससे आपकी बॉडी में वीकनेस या क्षयजन्य रोग जिसमें कि आप बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हो और आपको इंपोटेंसी या इनफर्टिलिटी की भी समस्या हो जाती है। तो जो भी हमारी युवा पीढ़ी ऐसी चीजें आजकल देख रही है, उससे बचना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं, अब जरूरी नहीं कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज ही हो। अगर इसमें होता है कि आपने अगर उसका मनन भी किया, मन में आपने कोई दृश्य भी देखा, तो वहां पर भी वो ब्रह्मचर्य नाश हो रहा है। तो आपको इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपकी बॉडी का आहार स्तंभ हैं, आधार स्तंभ हैं, और इनके ऊपर ना सिर्फ आपका शरीर, पूरी पर्सनैलिटी, आपका मन, आत्मा, इंद्रियां, सारा इसके ऊपर डिपेंड करता है। इन तीनों स्तंभों को लेवल में होना जरूरी है आपको स्वस्थ रखने के लिए। बिल्कुल। और इसी के कारण अगर आपने ब्रह्मचर्य नहीं रखा, क्या होगा, आप मानसिक रूप से भी बीमार पड़ेंगे, और आप ऐसी गलत चीजें करने के बाद क्या करेंगे, आप बीमार होंगे। आप गलत खाना खाएंगे, आप बीमार होंगे।
आप गलत चीजें सुनेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर उसका बुरा असर पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो चीजें आपके दिमाग में स्टोर रहेंगी, उनका असर रहेगा आपके ऊपर। ठीक है, आप कोई भी ऐसी ओवर इंटेलिजेंस रखेंगे, आप फिजिकली वीक हो जाएंगे, मेंटली वीक हो जाएंगे, और उसके कारण ही ये, अगर आप फिजिकली वीक होंगे तो आपके मेंटल स्टेटस भी खराब होगा, मेंटल स्टेटस खराब होगा तो आप, ये दोनों वाइस वर्सा है। तो इस चीज का हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए अपनी, आज जैसे हमने बताया, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, तो आप कोर मोड में इसे समझ गए होंगे कि आपकी बॉडी पे इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ये 3 पिलर हैं इतने इंपॉर्टेंट, अगर आपने इनको ठीक कर लिया, आपको हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य का ध्यान रखिए, सही अवस्था में लीजिए। देखिए, हमने इसमें किसी में ये नहीं कहा कि आप ये चीज बंद कर दें, नहीं, आपको एक बैलेंस रखना है अपने शरीर में। अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको सही एक एडिक्वेट अमाउंट में हर चीज जरूरत है, लेकिन अगर आप एक्सेस में करेंगे, अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी चीज को अति में करेंगे या गलत तरीके से करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। और इस वीडियो में हमने जैसे आपको सारा कुछ बताया कि आपको सही तरीका क्या है, किस चीज को बेस्ट तरीका क्या है लेने का, और कुछ आज आपको द्रव्य बताए गए कि हाँ ये आपके किचन में जो बेस्ट चीजें हैं जैसे आपने पूछी, तो ये सारी चीजें आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए, तो कोई कारण नहीं कि आप बीमार पड़ेंगे। और अगर आप बीमार पड़ भी गए हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप इन 3 स्तंभों का ध्यान रखिए। दर्शकों को ये पॉडकास्ट सुन के बहुत नॉलेज मिलेगी पर्सनली। इससे मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें और इस पॉडकास्ट को आगे कई लोगों तक भेजें ताकि उनको भी ये चीज नॉलेज मिल सके। अगले एपिसोड में अपने फिर मुलाकात करेंगे, फिर अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।